दुनियादारी इज ब्रॉट टू यू बाय आकाश डिजिटल। अब तैयारी करो ऑनलाइन। हर रूम को क्लासरूम बनाते हैं, टेस्ट सेंटर को उठा के घर ले आते हैं। जब बेवक्त डाउट्स नींद चुराते हैं तो उसके सारे नुस्खे हमको आते हैं। क्योंकि पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, अरे पढ़ने वाले बंदे कैसे भी पढ़ते हैं, पढ़ने वाले बंदे ऐसे ही पढ़ते हैं। अमेरिका में गदर कटी है। बड़ी बड़ी कंपनियों के जो मालिक लोग हैं सबकी पेशी हो गई है। तो जो भी अंतर्राष्ट्रीय खबरें हैं वो इसी खबर से शुरू हो रही हैं। आपने यहाँ भी यही होगा। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी है। आज एपिसोड की शुरुआत करेंगे 22 साल पुराने एक लैंडमार्क केस से। ये केस दर्ज किया था अमेरिका की सरकार ने दुनिया की नंबर 1 सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट पर। इस पर इल्ज़ाम था कि वो बाज़ार में अपनी मोनोपोली बना रहा है। मोनोपोली माने किसी खास तरह के बाज़ार में एकाधिकार करना। आप पूछेंगे मोनोपोली में क्या खराबी है? आसान भाषा में समझते हैं। आप सब्जी तरकारी खरीदते हैं। मान लीजिए आपके शहर में सब्जी की एक ही दुकान है। पूरा शहर इसी दुकान से सब्जी खरीदता है। लोगों को शिकायत है कि दुकान पर बासी और सड़ी गली सब्जियां मिलती हैं। ऊपर से सब्जी वाला मनमानी कीमतें लगाता है। आप क्वालिटी और कीमत की शिकायत करते हैं। दुकानदार कहता है लेना है तो लो, वरना रास्ता नापो। ऐसे में आप क्या करेंगे? क्या सब्जी खाना छोड़ देंगे? नहीं, मन मारकर उसी दुकान से सब्जी खरीदते रहेंगे। अब एक और तस्वीर की कल्पना करें। आप एक सब्जी बाजार में हैं जहां ढेर सारी भाजी तरकारी की दुकानें हैं। अब सोचिए आपको कितनी सहूलियत होगी। एक जगह पालक की सूखी गड्डियां हैं, आप ताज़ी पालक के लिए दूसरी दुकान पर चले गए। एक ने भिंडी का कुछ ज़्यादा रेट बताया, आपने दूसरी दुकान झांक ली। यही अंतर है फ्री मार्केट और मोनोपोली में। एक फ्री मार्केट में कंपटीशन होना ज़रूरी है। अलग अलग कंपनियों में कंपटीशन होगा तो वो ग्राहकों को रिझाने के लिए बेहतर सर्विस देंगे। अलग अलग आय वर्ग के ग्राहकों की जेब का ख्याल रखा जाएगा। नए नए इनोवेशन होंगे। कंपनियां कम कीमत में बेहतर प्रोडक्ट देने की कोशिश करेंगी। माइक्रोसॉफ्ट पर इसी फ्री मार्केट के माहौल को नुकसान पहुंचाने का आरोप था। इल्जाम था कि वो अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कई और प्रोग्राम जोड़कर मोनोपोली बना रहा है। इसकी एक मिसाल था इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये माइक्रोसॉफ्ट का ब्राउजर है। ब्राउजर माने वो खिड़की जहां पर आप इंटरनेट पर चीजें खोजते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया कि ये ब्राउजर सॉफ्टवेयर मुफ्त में देना शुरू कर दिया। मतलब आप उसका विंडोज सिस्टम खरीदते हैं तो ये ब्राउजर बोनस में मिलेगा। बाजार में और भी ब्राउजर कंपनियां थी, लेकिन जब ग्राहक को विंडोज सिस्टम के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर मुफ्त मिल रहा हो तो वो कोई और ब्राउजर क्यों खरीदेगा? एक और बड़ी दिक्कत थी। इल्जाम था कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से चलने वाले कंप्यूटर्स पर किसी और कंपनी के ब्राउजर को इंस्टॉल करने में बड़ी मुश्किल होती है। अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट ने इस बात पर कहा कि ये हरकतें मोनोपोली बनाने की कोशिश है और इन्हीं आरोपों के तहत 18 मई 1998 को माइक्रोसॉफ्ट पर केस दर्ज किया गया। कंपनी के मुखिया बिल गेट्स सफाई देने के लिए पेश हुए, लेकिन उनकी दलीलें खारिज कर दी गई। माइक्रोसॉफ्ट को एक पुराने और काफी अहम अमेरिकी कानून के उल्लंघन का दोषी पाया गया। ये कानून क्या था? इसका नाम था एंटी ट्रस्ट लॉ। ये एंटी ट्रस्ट लॉ एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार इसके लपेटे में हैं दुनिया की 4 बड़ी कंपनियां, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन और एप्पल। 29 जुलाई को इन चारों कंपनियों के सीईओ की पेशी हुई। कहां पर? अमेरिकी कांग्रेस की 15 सदस्यों वाली एक एंटी ट्रस्ट सब कमेटी के आगे। इसमें फेसबुक के मार्क जकरबर्ग, गूगल के सुंदर पिचाई, एप्पल के टिम कुक और अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस शामिल थे। 6 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ चली। और क्या हुआ इसमें? कंपनियों पर क्या इल्जाम है? ये सब आज जान लेते हैं। लेकिन पहले ये जानते हैं कि एंटी ट्रस्ट कानून क्या होता है। यूं समझिए कि अमेरिकी सरकार का ये एक मॉनिटर है। एंटी ट्रस्ट में जो ट्रस्ट शब्द है उसका मतलब है बड़ा बिजनेस ग्रुप। इस कानून का मकसद है बाजार में स्वस्थ कंपटीशन बनाए रखना। ये देखना कि बड़ी कंपनियां कहीं फ्री मार्केट के नियम तो नहीं तोड़ रही, गलत तरीकों से अपने कंपटीशन को खत्म तो नहीं कर रही। इस कानून का बैकग्राउंड जुड़ा है 1880 के दशक से। उस दौर में अमेरिकी ऑयल मार्केट से मोनोपोली का ट्रेंड शुरू हुआ। जल्द ही सीमेंट और रेलवे में भी बड़ी कंपनियां अपना एकाधिकार बनाने लगी। पूरी अमेरिकी इकॉनमी कुछ मुट्ठी भर लोगों के कंट्रोल में आ गई। इन कंपनियों के एकाधिकार के कारण कॉम्पिटिटर कंपनियां दिवालिया होने लगी।
मोनोपोली का असर कामगारों और ग्राहकों पर भी पड़ने लगा। सरकार को लगा कि ये स्थिति अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं। इतनी मोनोपोली में फ्री मार्केट सर्वाइव नहीं कर सकेगा। उत्पादों की कीमतें भी अनियंत्रित हो जाएंगी, इनोवेशन जैसी चीजें बैक गियर में चली जाएंगी। और यही सोचकर 1890 में अमेरिकी कांग्रेस ने पास किया शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट। इस कानून को अपना नाम मिला है ओहायो के तत्कालीन अमेरिकी सेनेटर जॉन शर्मन से। इस कानून की बुनियाद समझाते हुए उन्होंने जो बात कही थी वो आज भी जिक्र में आती है। क्या बोले थे शर्मन? हम किसी राजा की सत्ता नहीं मानते। हमें उत्पादन, परिवहन और जीवन से जुड़ी किसी भी जरूरी सामान की बिक्री में किसी राजा को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। अगर हम किसी राजा के आगे सर नहीं झुकाएंगे तो हमें किसी कारोबारी शहंशाह के आगे भी नहीं झुकना चाहिए। 1890 के बाद 1914 तक इस कैटेगरी के अंदर 2 और एंटी ट्रस्ट कानून बनाए गए। कुल 3 एंटी ट्रस्ट कानून हैं अमेरिका में: शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट, फेडरल ट्रेड कमीशन एक्ट और क्लेटोन एक्ट। और यही 3 कानून आज भी अमेरिकी फेडरल एंटी ट्रस्ट लॉ का आधार है। हमने इतिहास समझ लिया, मौजूदा प्रसंग की झलकी पाली। अब 29 जुलाई की जो पेशी हुई उसके बारे में विस्तार से जानते हैं। अमेजॉन, गूगल, फेसबुक और एप्पल, इस पर क्या मुख्य आरोप हैं, पॉइंट्स में समझते हैं। मास्टर साहब कहा करते थे बोर्ड से पहले, पॉइंट में याद करो, अच्छे से लिख पाओगे। पहला पॉइंट, अपनी मार्केट पावर के सहारे कंपटीशन को कुचलना। दूसरा, अपने पास जमा डेटा के सहारे कॉम्पिटिटर्स को बिजनेस से बाहर करना। तीसरा, अपने प्रतिद्वंदियों के प्रोडक्ट्स की नकल करना। चौथा, इतना ताकतवर हो जाना कि प्रतिद्वंदियों और ग्राहकों के लिए खतरा बन जाओ। ये 4 मुख्य बिंदु हैं। इस पूछताछ के लिए अमेरिकी हाउस जुडिशरी सब कमेटी ने पिछले 13 महीने तक जांच की। जांच के दौरान इसने चारों कंपनियों से जुड़े करीब 13 लाख डॉक्यूमेंट्स जमा किए। इनमें से ज्यादातर कागजात फेसबुक से जुड़े थे। कमेटी ने सबसे ज्यादा सवाल भी जकरबर्ग से ही पूछे। 2012 में फेसबुक ने जिस तरह अपने कॉम्पिटिटर इंस्टाग्राम को खरीदा उस पर भी सवाल हुए। इल्जाम लगा कि जकरबर्ग ने इंस्टाग्राम को खरीदने के लिए उस पर दबाव बनाया, उसे उसके प्रोडक्ट की कॉपी बनाकर बिजनेस से बाहर करने की धमकी दी। कमेटी में शामिल अमेरिकी सांसद जिम सेंसेनब्रेनर ने इस खरीद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हमारे पास उपलब्ध कागजातों से साफ है कि फेसबुक को इंस्टाग्राम अपना मजबूत कॉम्पिटिटर लगता था। फेसबुक को लगता था इंस्टाग्राम उससे बिजनेस छीन सकता है। ऐसे मुझसे मुकाबला करने की जगह फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ही खरीद लिया। ये तो हो गई फेसबुक की बात। अब बाकी तीनों सीईओ से हुए सवालों का ब्रीफ भी देते हैं आपको। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस से थर्ड पार्टी विक्रेताओं पर सवाल पूछे गए। किस तरह के सवाल? जैसे कि कंपनी इन विक्रेताओं को कैसे चुनती है, कैसे वेरीफाई किया जाता है, क्या इन विक्रेताओं के प्रोडक्ट से आइडिया चुराकर कंपनी खुद अपने कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स लाती है। कमेटी ने जेफ बेजोस को विक्रेताओं से मिले फीडबैक के बारे में भी बताया। सांसद लूसी मैकबॉथ ने इस फीडबैक पर टिप्पणी करते हुए कहा कि थर्ड पार्टी सेलर्स ने हमें बताया कि अमेजॉन उन्हें डराता और धमकाता है। फेसबुक हो गया, अमेजॉन हो गया। अब बारी गूगल की। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से पूछा गया कि क्या गूगल अपने सर्च रिजल्ट को प्रभावित करता है, क्या वो अपने प्लेटफॉर्म पर अपने उत्पादों और सेवाओं को तवज्जो देता है, क्या ऑनलाइन सर्च और विज्ञापनों में गूगल अपनी मोनोपोली चलाता है। एप्पल से क्या पूछा गया? इसके सीईओ टिम कुक से ज्यादातर ऐप स्टोर से जुड़े सवाल पूछे गए। एप्पल पर अपने ऐप स्टोर में गलत तरीके से प्रभुत्व बनाने का आरोप है। इल्जाम है कि वो कई कॉम्पिटिटर ऐप्स को गलत तरीके से हटा देता है, प्रतिद्वंदी ऐप्स लाकर उन्हें बिजनेस से बाहर कर देता है। 29 जुलाई को इन चारों कंपनियों से हुई पूछताछ में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों के ही सदस्य एकता दिखा रहे थे। मतलब दोनों इन चारों को लपेटे में ले रहे थे। पूरी तैयारी के साथ आए थे मेंबर। उन्होंने सवाल पूछने में सख्ती बरती। कई बार जवाब देते हुए जब सीईओ ट्रैक से हटने लगे तो कमेटी के सदस्यों ने उन्हें टोका भी। सीईओज ने कई जरूरी सवालों को टाला भी। मसलन जकरबर्ग से पूछा गया कि उनकी कंपनी ने अब तक कितने कॉम्पिटिटर कंपनियों के उत्पादों की नकल की। इस सवाल का जकरबर्ग ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। उनके कई जवाबों से कमेटी के सदस्य संतुष्ट भी नहीं थे। मसलन कमेटी की मेंबर प्रमिला जयापाल ने कहा, क्या कहा? फेसबुक मोनोपोली पावर की एक केस स्टडी है। आपकी कंपनी हमारा डेटा जमा करती है, उससे पैसा कमाती है। उस डेटा का इस्तेमाल करके आप अपने कॉम्पिटिटर्स की जासूसी करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स की नकल करके अपना उत्पाद लाते हैं और इस तरह आप अपने प्रतिद्वंदियों को खत्म कर देते हैं। अब सवाल यह है कि 29 जुलाई को हुई इस पूछताछ की अहमियत क्या है? देखो गुरु, अहमियत तो होगी, तभी चारों लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। 29 जुलाई को हुई पूछताछ टेक कंपनियों पर जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया का पहला चरण है। एंटी ट्रस्ट कानूनों का मौजूदा ढांचा टेक कंपनियों पर कारगर नहीं है।
जानकार कहते हैं कि सही कानून की कमी के चलते बड़ी टेक कंपनियां स्वस्थ कंपटीशन जैसे जरूरी नियम का उल्लंघन कर रही हैं। इन्हीं आशंकाओं के मद्देनजर सांसदों की सब कमेटी ने चारों कंपनियों के लीडर्स से पूछताछ की। इस पेशी के आधार पर कंपनी अपनी रिपोर्ट देगी। इसमें बताया जाएगा कि इन टेक कंपनियों ने किस तरह मौजूदा एंटी ट्रस्ट कानूनों से बचते हुए फायदा उठाया। एक एंगल और है इस पूछताछ का। पेशी के दौरान कंपनियों द्वारा जो जवाब दिए गए उनके आधार पर कानूनी एजेंसियां आगे की जांच भी शुरू कर सकती हैं, वैसे ही जैसे माइक्रोसॉफ्ट के केस में हुआ था। यह भी संभावना है कि इसी कार्रवाई के आधार पर टेक इंडस्ट्री को ध्यान में रखते हुए एंटी ट्रस्ट कानूनों का दायरा बढ़ाया जाए। यह था दुनियादारी का बड़ी खबर सेक्शन। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी हांगकांग से है। सितंबर 2020 में यहां चुनाव होने हैं। इसके लिए 1 दर्जन से ज्यादा लोकतंत्र समर्थक उम्मीदवारों को अयोग्य ठहरा दिया गया। इसमें हांगकांग के सबसे बड़े प्रो डेमोक्रेटिक नेता जोशुआ वोंग और लेस्टर शेप, ये दोनों शामिल हैं। सरकार ने कहा कि ये लोग कामकाज चलाने के लायक नहीं थे। सरकार के इस फैसले पर हांगकांग में एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। दूसरी सुर्खी है बेलारूस से। 9 अगस्त को यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव होना है। इसे लेकर बेलारूस और रूस में तनाव बढ़ गया है। बेलारूस के मुताबिक रूस की तरफ से यहां पर 200 से ज्यादा लड़ाके भेजे गए हैं अस्थिरता फैलाने के लिए, और इसी मसले पर अब बेलारूस की सरकार ने अपने यहां नियुक्त रूसी राजदूत को सम्मन भी किया है। तीसरी सुर्खी जर्मनी से है। कोरोना के चलते यहाँ इकोनॉमी काफी लुढ़क गई है। अप्रैल 2020 से जून 2020 के बीच यहाँ जीडीपी 10.1% सिकुड़ गई। 1970 के बाद ये जर्मनी में आई सबसे बड़ी आर्थिक गिरावट है। ये गिरावट अर्थशास्त्रियों द्वारा लगाए गए अनुमान से भी ज्यादा है। ये थी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं तारीख सेक्शन की तरफ। आज तारीख है 30 जुलाई और इसका इतिहास जुड़ा है एक शहर के हैप्पी बर्थडे से। एक शहर जो अपने जमाने में दुनिया का सबसे खूबसूरत और समृद्ध शहर माना जाता था। समझिए कि एक सभ्यता का लैंडमार्क था। शहर अब भी है, लेकिन अब वो दुनिया की सबसे असुरक्षित जगह है। ये बात आज से 1258 साल पुरानी है। तारीख थी 30 जुलाई और बरस था 762। इस दिन बगदाद शहर की नींव में पहली ईंट रखी गई। ये ईंट रखी थी अब्बासिद खलीफा अल मंसूर ने। अब्बासिद साम्राज्य की ये नई राजधानी उस वक्त का सबसे बड़ा शहरी प्रोजेक्ट था। 9वीं सदी में अरब के एक इतिहासकार थे याकूबी। उन्होंने अपनी किताब अल बुल्दान में लिखा है कि 1 लाख मजदूरों ने मिलकर ये शहर बनाया था। बगदाद का जियोमेट्रिकल गोलाई वाला डिजाइन उस जमाने में एक अद्भुत बात थी। कहते हैं कि इससे पहले दुनिया में कोई गोलाकार शहर नहीं बनाया गया था। शहर के बाहर 2 ऊंची ऊंची दीवारें थी। बाहरी दीवारों में समान दूरी पर 4 गेट बने थे। ये गेट राहगीर को सीधे शहर के बीचों बीच लेकर आते। शहर के इसी सेंट्रल हिस्से में था करीब 6500 फीट डायमीटर का एक शाही हिस्सा। इस हिस्से के बीचों बीच शहर की 2 सबसे खूबसूरत इमारतें थीं। एक तो थी मस्जिद और दूसरी बिल्डिंग थी सोने के दरवाजों वाला खलीफा का महल। इस महल के ऊपर बना हरा गुंबद मीलों दूर से नजर आता था। 762 ईस्वी में शुरू हुआ शहर का निर्माण 766 में जाकर पूरा हुआ। 9वीं सदी के लेखक अल जहीज ने तब इसे देखकर कुछ लिखा था जो आपको जानना चाहिए। क्या लिखा था बगदाद को देखकर? मैंने कई महान शहर देखे, सीरिया, बेजेंटाइन और बाकी कई हिस्सों में गया, लेकिन मैंने इतना ऊंचा, इतना गोलाकार, इतना परफेक्ट शहर आज तक नहीं देखा। कहते हैं कि उस जमाने में सारे व्यापारिक कारवां इसी शहर को आते थे। इसके बाजारों जैसी रौनक और कहीं नहीं थी। और अब देखिए, वही इराक है, वही बगदाद है, लेकिन उसका क्या हश्र है। आज की दुनियादारी में इतना ही। आखिरी में ये गीत सुनिए और लटक को खोजिए। लटक क्या है? हम अपने लटक के साथियों की ज़बान में कहें तो भटक मत, लटक, यानी कि आपको एक स्वस्थ मनोरंजन देने की पहल, जहां पर आपको गीत, कविताएं, कॉमिक एक्ट और कहानियां मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर जाइए, लटक का पन्ना खोजिए, इसको फॉलो करिए। फॉलो ही होता है ना, आज तीसरी बार पूछ रहा हूँ, अब नहीं पूछूंगा। फॉलो करिए और आप अपना भी कंटेंट भेजना चाहें, आप कानसेन हैं, तानसेन हैं, हसोड़ हैं, कलाकार हैं, तो ज़रूर भेजिए। शुक्रिया। थोड़ी बातें हुई तो पसंद आई तुम्हें, तेरी सच्ची कड़वी आदतों को जाना थोड़ी हाय फाय, थोड़ी शाय बातें हमने करी, थोड़ा प्यार हुआ मुझे तुझसे, धीमे
आपको सेहतमंद बनाने, हेल्थ की दुनिया के सब हाल बताने, आपको आपकी बॉडी के और करीब लाने, एक्सपर्ट्स के जरिए आपकी अवेयरनेस चमकाने। तंदुरुस्त रहना होगा नई लत। देखिए द ललन टॉप पर सेहत बहुत जल्द।